आइए साथियों, पुनः आपके बीच उपस्थित हैं और आज है ये तीसरे नंबर का वीडियो, क्योंकि इससे पहले 2 वीडियो हमने बना चुके हैं ऑलरेडी। ये बिहार एसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा हुआ है, और इसी के साथ जो एनालिसिस करते हो वो आगे जो भी एग्जाम हो, आपको एसएससी का एग्जाम देना हो या बिहार पुलिस या बिहार टीचर, अन्य सारे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जीएस का एक श्रृंखला चल रहा है जो इस चैनल पर, और इस चैनल पर नए हैं तो आप भी क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर ये श्रृंखला हमेशा आपको ये मिलते रहेगा और इसके साथ हम जो एनालिसिस करते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आइए देखते हैं, आज शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि आपको सवाल पूछा हुआ कि प्रसिद्ध कवि जो थे अमीर खुसरो, कौन थे? अमीर खुसरो जो थे वो किसके समकालीन नहीं थे? समकालीन का मतलब हुआ जो 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है उस कौन से शासक जो थे उनके वो समकालीन नहीं थे, उस समय वो नहीं थे। ये सवाल आपसे पूछा गया है। देखिए, अमीर खुसरो से कहा जाए तो अमीर खुसरो जो थे वो बलबन से लेकर वो मोहम्मद बिन तुगलक, जो आपको पता ही होगा ये तुगलक वंश के थे। मोहम्मद बिन तुगलक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। तो याद रखेंगे, बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक वो क्या थे? यहाँ पर ये दिल्ली सल्तनत के जो शासक है उन्हीं के समकालीन थे। तो बलबन से शुरू होता और मोहम्मद बिन तुगलक तक कहा जाता है कि ये 7 शासकों के आपको समकालीन थे। अब देखिए, बलबन जो था ये आपको पता होगा कि बलबन जो है ये गुलाम वंश का ही है। क्या है? गुलाम वंश क्या है? और गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए थे। गुलाम वंश, उसके बाद क्या है? खिलजी वंश। क्या है? खिलजी वंश। और खिलजी वंश के बाद क्या है? आपको तुगलक वंश। क्या है? तुगलक वंश है, तो तुगलक वंश है। उसके बाद आपको मिल जाएगा सैयद वंश और लोधी वंश। इसके बाद क्या है? सैयद वंश और लोधी वंश। लेकिन सवाल हमको पकड़ना है इसी में। देखिए, बलबन जो हो गया गुलाम वंश का ही शासक था। अब देखिए, इसमें है जलालुद्दीन खिलजी। तो खिलजी नाम ही ऑप्शन में खिलजी, तो किस वंश का होगा? खिलजी वंश। यानी बीच में आ रहा है खिलजी वंश, क्योंकि तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक तक के रहे थे, तो इसी के बीच है। तो खिलजी वंश तो नहीं होगा आंसर, क्योंकि इसके समकालीन तो थे, क्योंकि खिलजी वंश दे रहा है। अलाउद्दीन खिलजी, ये भी खिलजी वंश के था, तो ये भी होंगे। और मोहम्मद बिन तुगलक जो क्या थे? तुगलक वंश के थे, और बलबन से तो शुरुआत किए थे, तो ये भी हो जाएगा। कौन नहीं होंगे किसके समकालीन? तो इल्तुतमिश के समकालीन ये नहीं होंगे, क्योंकि इल्तुतमिश भी आपको याद रखेंगे, इल्तुतमिश भी क्या था? ये गुलाम वंश के ही शासक था। क्या था? गुलाम वंश के शासक था। आपको पता होगा कि गुलाम वंश के संस्थापक जो थे वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक का ही दास या गुलाम जो था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के दास कहा जाए या गुलाम कहा जाए, वो कौन थे? इल्तुतमिश थे। कौन थे? इल्तुतमिश। कभी कभी सवाल ये आ जाता है, इल्तुतमिश जो थे, जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के शासक थे तो इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? तो बदायूं का गवर्नर था। ये सवाल कई बार आया है। बदायूं का क्या थे? गवर्नर थे। ठीक है। और इसके अलावा कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्हीं के काल में वो आपको पहले गुलाम वंश की राजधानी कहां थी? लाहौर। गुलाम वंश की राजधानी कहां थी? लाहौर। और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह बना, और आराम शाह ज्यादा दिन तक नहीं रहा, उसे हटाकर फिर इल्तुतमिश शासक बना। उन्होंने राजधानी लाहौर से दिल्ली लाया और फिर से अपने साम्राज्य को विस्तार करने का प्रयास किया, और भारत में कई तरह का काम उन्होंने किया था इल्तुतमिश ने। याद रखेंगे, इल्तुतमिश ने क्या किया था? तो 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन बनाया था। 40 तुर्क सरदार का एक संगठन बनाया था, जिसे तुर्कान-ए-चिहलगानी कहा जाता था, अपने सहयोग के लिए। ये भी याद रखेंगे, 40 तुर्क सरदारों का संगठन बनाया था जिसे तुर्कान-ए-चिहलगानी कहा जाता था। इसे आप एग्जाम में खूब पूछता है, तुर्कान-ए-चिहलगानी किसने बनाया था? तो तुर्कान-ए-चिहलगानी बनाए थे आपको इल्तुतमिश।
इसने कई काम किया था। जैसे कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक रखा था अपने गुरु बख्तियार काकी के सम्मान में। फिर कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में पहला खुद का अपना मकबरा किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने ही खुद अपने जीवन काल में मकबरा बना लिया था। मदरसे की शुरुआत दिल्ली सल्तनत में किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने ही किया था। इल्तुतमिश की ही पुत्री थी रजिया सुल्तान, तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला आपको सुल्तान थी यानी शासिका थी, और रजिया सुल्तान वो इल्तुतमिश की ही बेटी थी, ये भी याद रखेंगे। अब आइए खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी वंश के संस्थापक थे, उन्हीं का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, दामाद भी कर सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 ईस्वी में इन्हें हटाकर ये क्या बन गया? तो ये खुद खिलजी वंश का शासक बना। और अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक है अलाउद्दीन खिलजी। उनके द्वारा कई सुधार कार्य किया गया, सैनिकों का नगद वेतन देना, हुलिया लिखना, इसके अलावा बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करना, ये तमाम काम कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। एक बलबन से एक सवाल आपसे पूछ लिया जाता है, तो बलबन वाला एक सवाल आपसे एग्जाम में कभी पूछ दे तो जरूर याद रखेंगे। बलबन से एक सवाल पूछता है कि एक सवाल आपसे पूछेगा बलबन से कि लौ एवं रक्त की नीति का अनुपालन किसने किया था? लौ एवं रक्त, कुछ ऐसे सवाल जो रहता है उसी पर हम चर्चा करते हैं। ऐसे तो बलबन के द्वारा बहुत कार्य किया गया था, जैसे इक्ता व्यवस्था किसने लाया था? इल्तुतमिश ने उसे समाप्त कर दिया था। तुर्कान चेहलगानी जो था उसे भी समाप्त किया। उसके बाद बलबन ने सिजदा और पेबोस नामक प्रथाएं लाया था, अपने विरोधियों के प्रति बहुत ही कठोर नीति का पालन करता था। बलबन नसरुद्दीन महमूद के समय पहले उनका प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर रहा था, और बलबन नसरुद्दीन महमूद के मरने के बाद ये शासक बना था। नसरुद्दीन महमूद एक पहले ऐसे शासक थे दिल्ली सल्तनत का जो अपने जीवन यापन के लिए क्या करते थे? टोपी सिलते थे और उसी पैसे से अपने जीवन यापन करते थे। तो आइए देखते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल है कि ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए बेदरा का युद्ध बहुत ही खास है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद आपको हुआ क्या? तो हुआ यूं, बेदरा के युद्ध के बाद हुआ क्या कि यहाँ पर जो डच सेना थी यानी डच जो कंपनियां थी उसका अस्तित्व भारत में क्या हो गया? समाप्त हो जाता है इस युद्ध के बाद, क्योंकि ब्रिटिश सेना ने डचों को कब पराजित कर दिया? तो 1759 ईस्वी में डचों को पराजित कर दिया। और इस युद्ध के बाद, इस पराजित के होने के बाद आपको डच सेना का अस्तित्व भारत में समाप्त हो गया। यहीं से 3-4 सवाल याद रखेंगे, क्योंकि 1760 ईस्वी में क्या हुआ था? तो याद रखेंगे 1760 में बर्डिवास का युद्ध हुआ था। और बर्डिवास का युद्ध जो हुआ था, ये बर्डिवास का युद्ध भी बहुत ही खास है, क्योंकि बर्डिवास युद्ध के बाद फ्रांसीसी सेना जो थी वो अंग्रेजों से क्या हो गई? हार गई। तो फ्रांसीसी सेना बर्डिवास के युद्ध में क्या हो गई थी? हार गई। और हारने के साथ ही फ्रांसीसी सेना भी कि जो यहाँ पर शासन चल रहा था, व्यापार व्यवस्था या अन्य, वो क्या हो गया? ठप हो गया, क्योंकि ये लोग भी कहाँ हार गए? किससे हार गए? अंग्रेजों से हार गए 1760 के बर्डिवास के युद्ध में। ये भी सवाल याद रखेंगे। फिर याद रखेंगे 1764 ईस्वी की घटना। तो 1764 में क्या हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था बक्सर की लड़ाई। और बक्सर की लड़ाई में जो थे वो भारत के जो शासक थे वो लोग क्या हो गए? अंग्रेजों से हार गए। बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में, जिसमें आपको पता होगा बक्सर की लड़ाई में आपको भारत की तरफ से 3 ऐसे शासक थे, जैसे अवध के नवाब थे, अवध के नवाब हो, बंगाल का अपस्त नवाब हो, और मुगल शासक। ये तीनों ने मिलकर अंग्रेजों से लड़ा और अंग्रेजों से क्या हो गए? हार गए। अब नाम पूछा जाए कि इन लोगों का नाम क्या क्या था, तो आप नाम याद रख सकते हैं। इन लोगों का नाम याद रखेंगे। अवध के नवाब जो थे उनका नाम सुजाउद्दौला था। क्या नाम था? सुजाउद्दौला। ये नाम याद रखेंगे। इनका नाम क्या था? सुजाउद्दौला था। और बंगाल वाले इनका नाम क्या था? तो मीर कासिम था। क्या नाम था इनका? मीर कासिम था। और यहाँ मुगल शासक जो थे उनका नाम था शाह आलम द्वितीय। क्या नाम था उनका? शाह आलम द्वितीय। और ये तीनों ने मिलकर क्या बनाया था? त्रिगुट सेना बनाया था। और तीनों ने अंग्रेजी सेना के जो लीडर थे उनका नाम था हेक्टर मुनरो। क्या था? हेक्टर मुनरो। और हेक्टर मुनरो वाली अंग्रेजी सेना से लोहा क्या हो गए? हार गए। और इसी हार के साथ भारत में अंग्रेजों का आपका प्रभुत्व तो क्या हो गया? स्थापित हो गया। जबकि न्यू कब से पड़ा था? तो 1757 के प्लासी की लड़ाई के बाद। तो 1757 में कौन सी युद्ध लड़ा गया था? डेट अगर पूछ दिया जाए तो डेट याद रखेंगे, 23 जून को लड़ा गया था, जबकि बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर को लड़ी गई थी। तो 23 जून को
क्या हुआ था, तो आप याद रखेंगे ये पलासी की लड़ाई हुआ, और इस पलासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब कौन थे, तो ये थे सिराजुद्दौला। वहां पर क्या था, शुजाउद्दौला, यहाँ पर क्या है, सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला कहाँ हो गए, ये अंग्रेजी सेना से हार गए थे। और यहीं से ब्रिटिश सेना जो थी, यानी ब्रिटिश जो कंपनियां थी, वो भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है, क्योंकि सिराजुद्दौला के जो सेनापति था वो मीर जाफर जो था, वो पलासी की लड़ाई में क्या कर दिया, धोखा दे दिया था, यानी अंग्रेजों का साथ दिया। और फिर जाकर अंग्रेजों ने अपना नवाब बनाता है किसको, मीर जाफर को बंगाल का। तब जो खुद बनाता अंग्रेज, तो अंग्रेजों का क्या होगा, वफादार था मीर जाफर। और मीर जाफर का ही दामाद था मीर कासिर, जो बक्सर की लड़ाई में भाग लिया था। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक के रूप में जाना जाता है। तो कल वाले क्लास में हमने देखा था कि आपको भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं, तो आपको पता होगा भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय को कहते हैं। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, जिन्होंने कई समाज सुधारक काम किया। सती प्रथा हो, ठगी प्रथा हो, यह मूर्ति पूजा, या तमाम ऐसे समाज में जो कुर्तियां थे उनको दूर करने के उन्होंने प्रयास किया, इसलिए भारतीय पुनर्जागरण का पितामह कहते हैं। उसी तरह इस्लाम मानने वाले लोगों में जो कमियां थी उसे दूर करने का जो प्रयास किए थे, उनका नाम था नवाब अब्दुल लतीफ खान। ठीक है, और इन्होंने मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया था। किस पर, कि शिक्षा पर ज्यादा इन्होंने क्या किया था, जोर दिया था। ये भी कहां के रहने वाले थे, तो ये भी बंगाल के ही रहने वाले थे। आपको पता ही है कि बंगाल के ही थे राजा राम मोहन राय, और ये भी आपको नवाब अब्दुल लतीफ खान भी कहां के थे, तो ये भी आपको बंगाल के ही थे। क्या थे, बंगाल के थे। इन्होंने क्या किया था, मुस्लिम पुनर्जागरण यानी मुस्लिम अपने भाई बहनों को शिक्षा देने का प्रयास किया कि वो भी पढ़े, और वो भी कंपनी में, देखिए पढ़ेंगे तभी उस समय कंपनी में भी काम मिलती। अगर अंग्रेजी शिक्षा का पक्षधर राजा राम मोहन राय भी थे कि अंग्रेजी शिक्षा होगा तभी हम अंग्रेजों से के साथ आंख से आंख मिलाकर बात भी कर सकते हैं। भाषा का बहुत बड़ा समस्या थी उस समय। आपको पता ही होगा राजा राम मोहन राय कई भाषा जानते थे, जैसे ग्रीक भाषाएं हो, अंग्रेजी भाषा हो, अरबी भाषा हो, फारसी भाषा हो, बंगाली भाषा, हिंदी भाषा, इतनी भाषा की जर्मन भाषा, फ्रेंच भाषा, इतनी भाषा की जानकारी कौन रखते थे, राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था अकबर द्वितीय ने, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और राजा राम मोहन राय भारत में ब्रह्म समाज हो, आत्मीय सभा, वेदांत सोसाइटी, एक हिंदू कॉलेज की स्थापना करना, ये तमाम काम कौन किए थे, राजा राम मोहन राय। उन्हीं के प्रयास से आपको सती प्रथा जैसे समाप्ति हुई। उसी तरह इस्लाम धर्म में मुस्लिम पुनर्जागरण के लिए नवाब अब्दुल लतीफ खान। उसके बाद आते हैं सर सैयद अहमद खान। एक सवाल पूछता अलीगढ़ आंदोलन, ये भी सवाल आपसे पूछ देता अलीगढ़ आंदोलन। तो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो अलीगढ़ आंदोलन जो थे वो पीर मुरादी प्रथा के लिए किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा, तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा। याद रखेंगे सर सैयद अहमद खान, ये भी सवाल आपसे पूछ देता है अहमद खान। और इन्होंने सर सैयद अहमद खान भी आपको अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की जो स्थापना की है, वही आगे चलकर क्या बन गया, AMU बना, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना था। सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्थापित जो था मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल जो स्कूल था, वही आगे चलकर क्या बन गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। वो किनका देन था, तो सर सैयद अहमद खान। ये भी इस्लाम धर्म से संबंधित थे। इन्होंने भी शिक्षा पर बल दिया था कि शिक्षित लोग होंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ। देखिए बजट जो होता है, बजट का तो शाब्दिक अर्थ कहा जाए कि बजट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ये भी याद रखेंगे। बजट का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्या होता है, चमड़े का थैला होता है। किंतु आज चमड़े के थैला में नहीं प्रयोग किया जाता। अब तो आपको सब कुछ ये खत्म हो गया, सब डिजिटल हो गया, पेपरलेस बजट आता है अब। पहले तो ऐसा था, इसका अर्थ होता था चमड़े का थैला। बजट जो होता है, ये होता क्या है, आगामी वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा होता है। बजट में होता क्या है मेरे भाई, आगामी वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा होता है। आगामी वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा होता है। बजट में क्या होता है, आगामी वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा होता है। इसमें लेखा जोखा होता है। ठीक है, कि आगामी हम इतने
इतने महीने में क्या क्या काम करेंगे। तो आगामी वर्ष का लेखा जोखा होता है, यानी कहने का मतलब भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब से होती है, ये भी सवाल पूछता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष जो होती है, ये भी याद रखेंगे, भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब से कब तक मानी जाती है। तो याद रखेंगे 1 अप्रैल से शुरू होता है। कब से होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक होता है। क्या होता है? 31 मार्च। जैसे अभी बजट जो आया ये चल रहा है 23, तो 23-24 बजट आया। तो 23-24 बजट कहने का मतलब हुआ कि 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च के बीच हम क्या क्या करने वाले हैं, ये सब बजट में प्रावधान रहता है। जबकि आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है बजट से एक दिन पहले जो प्रस्तुत किया जाता है, यानी पिछले जो वित्तीय वर्ष में हमने क्या क्या काम किया था वो आपको समीक्षा की जाती है, और आगे हम क्या करेंगे आगामी वित्तीय वर्ष में वो सारी जानकारियां बजट में ही दी जाती है। हमारे संविधान में बजट शब्द की चर्चा नहीं किया गया, उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किया गया। ये भी सवाल याद रखेंगे। हमारी संविधान के अनुच्छेद भी याद रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 112, कितने नंबर में? 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किया गया बजट के स्थान पर। वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किया गया। समझ गए होंगे बजट क्या होता है। अब कहता है कि बजट किस वायसराय के शासनकाल में पहली बार लाया गया था। तो याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग जो थे उन्हीं के समय लाया गया था। और बजट जो प्रस्तुत करने वाला जो व्यक्ति थे, जैसे जनरली बजट हमारे यहाँ कौन प्रस्तुत करते हैं? वित्त मंत्री। कौन करते हैं? वित्त मंत्री। तो उस समय जब लॉर्ड कैनिंग भारत के वायसराय थे, उन्हीं के समय 1860 में, याद रखेंगे अप्रैल महीना की बात थी, 1860 में आपको एक अर्थशास्त्री थे, ब्रिटेन के अर्थशास्त्री जो थे विल्सन के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था कि हम लोग कैसे कैसे यहाँ काम करने वाले हैं, ये पूरी डाटा इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो याद रखेंगे एक अर्थशास्त्री थे विल्सन, उन्होंने 1860 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग जब वायसराय थे उन्हीं के समय पहली बार इस भारत में बजट प्रस्तुत किया गया था। ये भी याद रखेंगे। एक सवाल है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, ये सवाल आपसे पूछ देगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? तो ये भी थे लॉर्ड कैनिंग। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। एक सवाल और भी पूछ सकता है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि पहले गवर्नर जनरल था 1857 के बाद, और 1858 ईस्वी में क्या हो गया, जो गवर्नर जनरल थे उन्हें वायसराय बना दिया जाता है, क्योंकि 1858 ईस्वी के बाद भारत में आपको क्राउन रूल स्थापित हो जाता है, क्योंकि पहले से आपको कंपनी रूल चल रहा था, यानी ब्रिटिश कंपनियां हम पे शासन कर रही थी। इसके बाद अब कौन करने लगा? क्राउन रूल का मतलब हुआ कि ब्रिटेन का जो राजा थे या रानी थी वो भारत में क्या करेंगे? अब शासन करेंगे। उसी को हम लोग क्राउन रूल कहते थे। और ब्रिटेन की उस समय महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, और विक्टोरिया के द्वारा जो घोषणा पत्र भेजा गया था उसको इलाहाबाद में आपको 1 नवंबर 1858 में कौन पढ़ा था? तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था, और उसी में ये लिखा गया था कि अब भारत के जो गवर्नर जनरल है उनको अब क्या बना दिया जाएगा? वायसराय बनाया जाएगा। और वायसराय का काम जो होगा वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो ब्रिटेन के प्रति उत्तरदायी होगा, यानी ब्रिटेन के संसद के प्रति, क्योंकि ब्रिटेन के संसद का हाउस ऑफ कॉमन्स जो होता था उसके प्रधान कौन होती थी? महारानी विक्टोरिया होती थी। यानी यहाँ जो भी काम होगा वायसराय जो है अब रिपोर्ट किसको करेंगे? महारानी को रिपोर्ट करेंगे। गवर्नर जनरल का ही पद था, लेकिन ये अंदर यहाँ के कामों में वो सहयोग करेंगे। ठीक है, तो एक ही व्यक्ति को दोनों पद दिया गया था, इसलिए भारत का वायसराय ये थे। जबकि 1857 की क्रांति के समय हम कहेंगे गवर्नर जनरल, क्योंकि वो समय वायसराय का पद नहीं आया था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखेंगे कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? देखिए, शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत के मतलब हुआ कि हम लोग हुआ क्या कि बंगाल विभाजन जब हुआ था, आपको पता हुआ बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में। आपको उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। उसी समय अरविंद घोष के द्वारा शांति प्रतिरोध, जो इन्होंने एक कविता है,
जो लिखी थी शांति प्रतिरोध, इसमें कैसे अंग्रेजों के द्वारा हमारे लोगों को दमन किया जा रहा है और हमारे यहाँ जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था जो 7 अगस्त 1905 से शुरू हुआ था, वो में क्या क्या घटनाएं घट रही, सारी चीजों का उन्होंने वर्णन किया था। बाद में आपको पता होगा कि शांति प्रतिरोध कविता को 1907 में जब वंदे मातरम कहेंगे, क्या कहेंगे, वंदे मातरम जो पत्र आया वंदे मातरम, उस वंदे मातरम पत्रिका में ये इसकी चर्चा किया गया था। ठीक है, तो शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने दिया था, अरविंद घोष। शांतिपूर्ण से हमारे लोग क्या कर रहे थे, अंग्रेजों का विरोध भी कर रहे थे, ये भी याद रखिए। और 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था, तो याद रखेंगे बंगाल विभाजन हो गया था। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, बंगाल विभाजन हो गया था, ये डेट आपको हमेशा याद रखना है, बंगाल विभाजन हुआ था। फिर पूछेगा कि इसके अनाउंसमेंट कब हुआ था, तो 20 जुलाई को हुआ था, इसीलिए उसके बाद ही से विरोध शुरू हो गया था। और 7 अगस्त 1905 से क्या होने रहा था, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। क्या हो गई थी, स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन के नेता कौन थे, तो ये भी याद रखेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कलकत्ता से शुरू हुआ था, टाउन हॉल से। ये भी सवाल कभी कभी पूछ देता है। दूसरा सवाल एक और याद रखेंगे, यहीं से बंगाल से ही संबंधित है। ये इसके बाद याद रखेंगे कि जब दिल्ली दरबार का आयोजन जो हुआ था 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में, तो ये आपको इसको रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो दिसंबर महीने के बाद थी 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। क्या हुआ था, दिल्ली दरबार का। और दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी आई थी। उसी स्वागत के दौरान ही उस समय भारत के वायसराय थे, उनका नाम था लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। क्या नाम था, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। ये भी याद रखेंगे, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय थे। इन्हीं के द्वारा यह बात उनके सामने रखा गया और बाद में उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि बंगाल विभाजन को क्या कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। जो बंगाल पूर्वी बंगाल या पश्चिमी बंगाल के रूपों में बांट दिया गया था। तो बंगाल विभाजन रद्द कब हो गया, तो याद रखना दिल्ली दरबार के बाद बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। ये कब की बात है, तो 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। जॉर्ज पंचम आता है, उस समय वायसराय थे लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। उसी में अनाउंसमेंट होता है कि बंगाल से अलग बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत बनाया जाएगा। बिहार और उड़ीसा सहित एक अलग क्या बनाया जाएगा, प्रांत बनाया जाएगा। 1911 में ही अनाउंसमेंट होता है। और साथ में ये भी होता है कि दिल्ली दरबार का आयोजन दिल्ली में होता है। उसके बाद कहा जाता है कि कलकत्ता से राजधानी अब कहाँ बना दिया जाए, दिल्ली बनाया जाए, वहीं पर अनाउंसमेंट होता है। ये घटना 1912 में जाकर तैयार बनता है। कलकत्ता से राजधानी दिल्ली कब बनता है, 1912 में। और ये भी याद रखेंगे, बंगाल से अलग बिहार और उड़ीसा सहित जब अनाउंसमेंट होता है 22 मार्च 1912 को, और 1 अप्रैल को वो अधिसूचित हो जाता है। 1 अप्रैल 1912 को, और 1 अप्रैल 1912 को एक अलग प्रांत बन के आता है बिहार, जिसमें उड़ीसा भी क्या था, सम्मिलित था। ये भी याद रखें। और 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मानते हैं कि वो उस दिन अनाउंसमेंट हुआ था, और 1 अप्रैल को अधिसूचना आया था। तो 1 अप्रैल 1912 को बिहार एक अलग प्रांत बनता है उड़ीसा सहित। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र इसमें कौन है। तो ध्वनि की तीव्रता को किससे मापते हैं, तो याद रखेंगे ध्वनि की तीव्रता जो होती है हम लोग ऑडियोमीटर में मापते हैं। देखिए, और ऑडियो फोन जो होता है खासकर ये आवाज का डिफरेंट करते हैं, यानी जो शक्ति आती है आवाज उसका हम लोग क्या करते हैं, उससे डिफरेंट करते हैं। एनीमोमीटर से हम लोग आयुवान जो जहाज उड़ता रहता है ना, इसकी गति को मापते हैं। आयुवान की गति को हम लोग मापते हैं। आइए ध्वनि से 3-4 सवाल हम लोग याद कर लेते हैं। देखिए, ध्वनि की गति जो होती है वो सर्वाधिक किसमें होती है, सवाल आपसे पूछता है। तो ध्वनि की गति सर्वाधिक जो होगी वो किसमें होती है, ठोस में होती है। किसमें होती है, ठोस में। उसके बाद द्रव में, उसके बाद किसमें होती है, गैस में होती है। क्या होती है, गैस में। वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है, वायु में ध्वनि की गति, यह सवाल पूछता है। वायु में ध्वनि की गति आपसे पूछ दिया जाए तो बताएंगे 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद याद रखेंगे ध्वनि पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि पर दाब का प्रभाव
नहीं पड़ता है, प्रभाव आपको नहीं पड़ता है, लेकिन तापमान का प्रभाव पड़ता है, तापमान का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वायुमंडल में अगर 1 डिग्री C तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये भी याद रखेंगे, यानी तापमान का प्रभाव पड़ता है। ध्वनि को गति करने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होती है, किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ये कैसी तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसी है, अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है। एक सवाल और भी पूछते हैं, इसमें ध्रुवण की घटना नहीं होती है। ये भी याद रखेंगे, इसमें ध्रुवण की घटना नहीं होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये याद रखेंगे, ये किसने किया था, सबको पता होगा। ये खासकर ये बिल्कुल आसान सवाल है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक यूनिवर्सल जो रूल है वो किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। जबकि कोपरनिकस से सवाल पूछ देता है कि इन्होंने क्या दिया था, तो इन्होंने बहुत सुंदर एक बात है, हेलियोसेंट्रिक, याद रखेंगे, हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट जो था इन्हीं ने दिया था। कंसेप्ट, एक सवाल पूछता है हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट किसने दिया था, तो कोपरनिकस दिया था। इसको हिंदी में कहेंगे सूर्य केंद्रित अवधारणा। क्या है, सूर्य केंद्रित अवधारणा। अवधारणा इन्होंने दिया था। कब की बात है ये, याद रखेंगे 1543 में इन्होंने दिया था। इन्होंने बताया था कि सूर्य जो है सोलर सिस्टम में, सूर्य क्या है आपको केंद्र में, सूर्य क्या है आपको केंद्र में है, और बाकी जितने भी ग्रह जो है, ग्रह हो या उपग्रह हो, वो सब क्या करते हैं, इसके चक्कर लगाते हैं। इन्होंने कहा था, किसने, तो कोपरनिकस ने कहा। एक सवाल और भी पूछ देता है कि सौर मंडल का की जानकारी इन्होंने दिया था, यानी सौर मंडल की जानकारी इन्होंने ही दिया था। जबकि टॉलमी ने आपको जियोसेंट्रिक कंसेप्ट दिया था, उसे यह क्या कर दिए, अलग कर दिए। इन्होंने कहा नहीं, सूर्य सेंटर में होता है और ग्रह कौन है, पृथ्वी हो या अन्य ग्रह, सारे लोग क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। आज आप सारे लोग इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, और ग्रहों का अपना उपग्रह है वो भी उसका चक्कर लगाते हैं। और सूर्य जो है अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सबको अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित किया रहता है, और सब अपने पर एक निश्चित पथ पर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, और इससे संबंधित बहुत ही जबरदस्त एक वीडियो बनाए हुए हैं सोलर सिस्टम का, उसको जरूर देखिएगा। और उसके बाद याद है गैलीलियो से एक सवाल आपसे पूछता है कि गैलीलियो ने दूरबीन से सबसे पहले इन्होंने देखा कि पृथ्वी से इन्होंने देखा था, तो इन्होंने देखा कि आपको पृथ्वी से इस साइड में देखा उन्होंने, तो आपको शुक्र ग्रह के बारे में देखा था, शुक्र ग्रह। उससे आगे बढ़ेंगे तो इस साइड में क्या आ जाएगा, बुध ग्रह को इन्होंने देखा था। उसके बाद इन्होंने देखा था मंगल ग्रह को, अपनी आंखों से मंगल को देखा था। और मंगल के बाद किसको देखा था, तो इन्होंने बृहस्पति को देखा था, और बृहस्पति के बाद इन्होंने शनि को देखा था। तो कहने का मतलब दूरबीन से पहली बार इन्होंने ग्रहों को देखा, और इन्होंने देखा और बताया कि ग्रह जो होते हैं वो भी क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। सॉरी, गैलीलियो जो था तो ये इन्होंने ये दूरबीन से देखा। जबकि ग्रहों की गति के बारे में किसने बताया, ये सवाल आपसे पूछ देता है। तो ग्रहों की गति के बारे में, ग्रह भी क्या करते हैं, गति करते हैं, तो ये किसने बताया था, तो केपलर ने बताया था। किसने बताया था, केपलर ने बताया था ग्रहों की गति के बारे में। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज भी किया था, और उसी दूरबीन से, दूरबीन का मतलब होता है टेलीस्कोप, यानी छोटी चीजों को बड़ी आकृति में आप देख पाते हैं दूरबीन के माध्यम से। अब उसमें भी कई तरह के टेलीस्कोप होते हैं, माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉन वाला होता है, अलग अलग तरह का होता है। अब देखिए, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरती है तो कौन सा रंग का सर्वाधिक विचलन होता है, यानी कौन सा रंग का सबसे कम विचलन होता है, ये सवाल पूछा। और सर्वाधिक विचलन पूछता तो हम बताते हैं बैगनी रंग का, यानी बैगनी रंग का सर्वाधिक विचलन होता है। सर्वाधिक क्या होता है, विचलन होता है, यानी सर्वाधिक ये फैल जाता है, क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो सर्वाधिक विचलन होता है, यानी इसका कहने का मतलब हुआ इसका तरंग दैर्घ्य क्या हो गया, कम है। इसका तरंग दैर्घ्य क्या है, कम है।
ठीक है, इसलिए इसमें सर्वाधिक विचलन हो गया तो इसका तरंग दैर्घ्य कम है। जबकि लाल रंग जो होता है तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, यानी इसका फैलाव सबसे कम होता है, यानी सबसे कम इसका विचलन होता है, सबसे कम इसका क्या होता है, विचलन होता है। तो सबसे कम विचलन होता है अर्थात इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, अधिक होगा। इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है। तो तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग संकेत के रूप में करते हैं। लाल रंग का प्रयोग किसमें करते हैं, सिंबल यानी संकेत के रूप में करते हैं, यानी दूर से ये लाल रंग दिख जाती है, इसलिए इसे संकेत के रूप में हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इसमें दो ही सवाल याद रखेंगे, सबसे कम विचलन जो होता है वो लाल रंग का होता है और सर्वाधिक विचलन किसका होता है, तो बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, ये सवाल आप याद रखेंगे। और प्रिज्म में से जब भी श्वेत प्रकाश को गुजरते हैं तो 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, जिससे सबसे ऊपर होगा आपको रेड और सबसे नीचे होगा आपको बैंगनी। ठीक है, तो विविग्योर जिसे हम लोग कहते हैं। तो वायलेट मतलब बैंगनी, बैंगनी का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य जो होगा वो सबसे कम होगा और लाल रंग के क्या होगा, अधिक होगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, तो आप बताइएंगे रासायनिक ऊर्जा क्या पूछ रहा है, रासायनिक ऊर्जा जो रिजर्व है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बैटरी। बैटरी जो होता है ये रासायनिक ऊर्जा रहता है और उसके बाद ये किसमें बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में। जबकि आपको डायनेमो को देखते होंगे, डायनेमो क्या करता है, तो पहले हम लोग काम करते हैं, चलाते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा से किसमें बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी ये यांत्रिक ऊर्जा से कहां हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में। उसी तरह आपसे सवाल पूछता है विद्युत मोटर, जैसे आपसे पूछ दे विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर भी क्या करेगा, तो विद्युत मोटर जो है विद्युत यानी इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है तो ये विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यहां पर गलती नहीं करेंगे, विद्युत ऊर्जा से ये किसने बदल देता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। किसमें बदल देता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ये सवाल खूब पूछता है। ठीक है, डायनेमो वाला भी सवाल आपसे खूब पूछता है। और सोलर पैनल जो होगा, सोलर पैनल क्या करता है, तो ये भी सूर्य प्रकाश में यानी प्रकाश ऊर्जा से ये किसमें बदलता है, तो ये भी विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सूर्य प्रकाश लेने के बाद ही बदलता है। आइए देखते हैं अगला सवाल जो है, कहता है कि जुलाई 2022 में 32वां नाटो शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ था, तो याद रखेंगे ये नाटो मतलब नॉर्थ एटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। नाटो का मतलब होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुआ था, ये भी याद रखेंगे, 4 अप्रैल 1949 में। और इसका हेड क्वार्टर जो है यानी मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स कहां पर है, तो बेल्जियम में है। इसमें टोटल मेंबर कितने हैं, तो अभी मेंबर जो हो गए हैं, पहले 30 मेंबर थे, अभी 31 मेंबर हो गए। और ये भी पूछ देगा कि 31वां मेंबर कौन है, ये सवाल आपसे पूछ देगा। 31वां मेंबर जो बना है वो फिनलैंड बना है। कौन बना है, फिनलैंड बना है। ये आगामी जो भी एग्जाम होगा ये सवाल आपको देखने को मिलेगा, ये VVI है। यानी नाटो का 31वां मेंबर कौन बना, फिनलैंड। कितने देश हैं, तो 30 देश हैं, 31वां देश बन गया फिनलैंड बन गया है। और इसका जो 2022 में समिट जो हुआ था वो मैड्रिड में हुआ था। कहाँ हुआ था, मैड्रिड में हुआ था। और मैड्रिड कहाँ है, स्पेन में। कहाँ पे है, स्पेन में है। तो इस तरह हमने एक आपको ये 10-12 क्वेश्चन बताएं, लेकिन इसके साथ लगभग 50-60 क्वेश्चन आपको बताएं जो ये छोटा वीडियो क्लिप बनाते हैं जिससे आप आसानी से देख भी पाए। ठीक है, तो इसको वीडियो को देखेंगे तो डेली अगर 50-60-70 क्वेश्चन भी अगर जीएस का प्रैक्टिस करते हैं तो 1-1.5 महीने में बहुत से क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाता है। और फिर जाके जब सेट लगाते हैं तो फिर स्कोर अपने आप ही बढ़ने लगता है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।